दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है और रहने वाला है लेबर या प्रसव। प्रसव जब होता है, जब बेबी का बर्थ होता है तो उसे प्रसव बोलते हैं, और उसमें क्या होने वाली कठिनाई होती है उनके बारे में जानेंगे। और अगर कोई कठिनाई हो रही है तो उसको दूर करने के उपाय क्या हैं उनके बारे में देखेंगे कि अगर कोई लेडी एक बेबी को बर्थ करती है, बेबी को जन्म देती है, तो उसको होने वाली कौन कौन सी परेशानी होती हैं और उस परेशानी का क्या निवारण है। ठीक, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा है प्रसव। ठीक है, प्रसव को इंग्लिश में लेबर भी बोलते हैं। अब देखेंगे प्रसव का अर्थ क्या होता है। प्रसव का अर्थ होता है कि जनन या बच्चे को जन्म देना। गर्भावस्था के निर्धारित काल पूरा होने पर बच्चे का जन्म बिना किसी अवरोध के ही होना साधारण का सरल जन्म कहलाता है। कहने का मतलब है कि अगर बेबी का बर्थ होता है और उस बर्थ में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता तो उसे हम सरल भाषा में क्या कहते हैं, बेबी का जन्म हुआ या डिलीवरी हुई। तो डिलीवरी अलग वर्ड होता है, एक प्रसव दूसरी वर्ड होता है। तो यहाँ पर हमारे जो सिलेबस में है वो प्रसव के बारे में पढ़ेंगे। डिलीवरी जो होता है वो दूसरी चीज़ होती है, प्रसव दूसरा चीज़ होता है। तो हम जल्दी से पढ़ेंगे प्रसव के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चा, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा देखो, एक बच्चे की जो आयु होती है पेट में रहने की वो 9 मंथ होती है, लेकिन कभी कभी होता है बेबी 8 या 7 ही महीने में बर्थ हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्री मेच्योर बेबी। यानी कि उसका जो मेच्योरिटी थी वो ज़्यादा नहीं हो पाई, वो अल्प विकसित बच्चा हो गया। कहने का मतलब है वो 9 मंथ के पहले ही 8 या 7 मंथ में बेबी बर्थ कर जाता है, तो उसे हम प्री मेच्योर बेबी कहते हैं। ठीक है, ऐसे प्रसव में क्या होता है, जो बच्चा होता है उसकी जो आयु होती है वो 9 महीने की ना होकर के 7 या 8 महीने में बर्थ कर जाता है, तो उसे हम NICU में रखते हैं। डॉक्टर लोग उसको NICU में रखते हैं। ठीक है, NICU में बोलते हैं ना कि जो शीशे का बना होता है फ्लास्क टाइप में, तो उसी में बेबी को रखा जाता है वो विकसित होने के लिए। और जो बड़े लोग होते हैं उनको ICU में रखा जाता है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको NICU में रखा जाता है। ऐसा एक बार एग्ज़ाम में देखने को मिला था कि हाँ, बेबी जो छोटे हैं, जो प्री मेच्योर बेबी होते हैं, उनको कहाँ पर रखा जाता है, तो उन्हें NICU में रखा जाता है। जो अडल्ट होते हैं, जो वयस्क होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनको ICU में रखा जाता है। तो अब इसको आप क्वेश्चन यहाँ से याद कर लीजिएगा। अब देखेंगे प्रसव के में होने वाली समस्याएँ कौन कौन सी हैं जो प्रसव के दौरान होती हैं। अब देखेंगे प्रसव के प्रमुख समस्याएं क्या हैं। महिलाओं को डिलीवरी के बाद अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें कुछ अधिक गंभीर भी होती हैं, और इनमें से कुछ समस्याएं इस प्रकार हैं। कैसी समस्या हैं हम आपको बताएंगे। देखो, पहले हम पॉइंट बता रहे हैं कि ऐसे ऐसी समस्या होती हैं, फिर उस पॉइंट के अंदर आपको थोड़ा डीपली में बताएंगे कि कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जो महिलाएं झेलती हैं। माँ बहनें जो होती हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको झेलना पड़ता है, ऐसे समस्याओं से गुजरना पड़ता है। उस समस्याओं के बारे में पहले हम पॉइंट वाइज बताएंगे, उसके बाद हर पॉइंट का अंदर जाके उसकी थ्योरी टाइप में बताएंगे, जिससे आपको बातें याद तक रहेंगी। एक काम और कारसी, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी टॉपिक हम आपको कवर अप करवा रहे हैं, ठीक है, सारे पहले तो यूट्यूब चैनल पर हमने डाल दिए हैं, पार्ट वाइज सब करके पढ़े हुए हैं, और आप जितनी भी हम थ्योरी आपको करा रहे हैं कहीं पे कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, और उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। जब बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो क्या होगा, आपकी चीज़ें जो होंगी और ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी, और आपका एग्ज़ाम में फ़ायदा भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा आप वीडियो देख लेंगे उसके बाद भूल जाएंगे, 10 या 15 दिन के बाद भूल जाएंगे, और जब कॉपी में पेन में नोट डाउन कर लेंगे तो उसको क्या रहेगा, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है, तो हम अब देखेंगे यहाँ पर समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पोस्टमार्टम संक्रमण। देखो, ये पोस्टमार्टम वो वाला पोस्टमार्टम नहीं होता है, इसको बोला ही जाता है मेडिकल लाइन में पोस्टमार्टम संक्रमण। ठीक है, इसमें क्या होता है, गर्भाशय संक्रमण, मूत्र या संक्रमण या किडनी संक्रमण। कहने का मतलब है जब कभी प्रसव होता है किसी लेडी का, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि उससे गर्भाशय में संक्रमण हो जाता है। गर्भाशय में संक्रमण ऐसे हो जाता है, जो गर्भाशय ग्रीवा की जो दीवार होती है वो टूट जाती है, और कभी उसका हिस्सा अंदर रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो वहाँ पर उसको क्या सड़न स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे बोला गया है गर्भाशय संक्रमण। कभी कभी जो मूत्र पथ होता है, यानी कि जो जहाँ से हमारा यूरिन आता है, कभी कभी उस पथ में भी क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं को तमाम प्रकार के इन्फेक्शन झेलने पड़ते हैं। फिर संक्रमण या किडनी संक्रमण। देखो, जब जिस ट्यूब से हमारा यूरिन आ रहा है, पेशाब आ रहा है, अगर उसमें संक्रमण होगा तो जाहिर सी बात है आपकी किडनी में भी संक्रमण हो जाएगा, आपके वक्र में भी संक्रमण हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो गर्भाशय की ग्रीवा की दीवार जो टूटी थी, तो उससे क्या हुआ, वो पार्ट कुछ अंदर रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो उससे क्या होगा, जो मूत्र
की जो यूरिन नली होती है उसमें भी संक्रमण होगा और उसकी वजह से वक्र में भी संक्रमण देखने को मिलता है, किडनी में संक्रमण देखने को मिलता है। तो ये होता है, इस टाइप के संक्रमण भी महिलाओं को देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पे है प्रसव के बाद अत्यधिक स्राव। कहने मतलब जब बेबी का बर्थ हो जाता है, जब बेबी नई दुनिया में आ जाता है तो महिला का रक्तस्राव होने लगता है, रक्त बहने लगता है। तो ऐसी स्थिति में देखने को मिला है कि महिलाओं को इतना ज़्यादा रक्त बह जाता है कि 500 मिलीलीटर, कहने मतलब आम भाषा में समझ लीजिए आधा लीटर ब्लड उनका शरीर से निकल जाता है। इसीलिए भारतवर्ष में एक सर्वे आया था कि बर्थ के दौरान सबसे ज़्यादा जो महिलाएं एक्सपायर हो जाती हैं, डेथ हो जाती हैं, वो जब उनका क्या होता है, अत्यधिक स्राव हो जाता है, उनका रक्त ज़्यादा बह जाता है, उनके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिससे उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, ऐसा सर्वे देखने को मिला है। और ये जो सर्वे होता है प्रति 1 लाख पे सर्वे होता है। कितने लाख पे? प्रति 1 लाख पे सर्वे होता है। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछली लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है कि अगर मृत्यु दर निकालनी होती है माता की तो प्रति 1 लाख पे निकलती है, ना कि प्रति 1000 पे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने बताया क्या, कभी कभी जो मौत होती है इंडिया में अपने 2% मौत लगभग प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण होती हैं। आपको क्वेश्चन अगर कहीं आपको ऐसा दिखाई दे कि महिलाएं जो होती हैं अत्यधिक मृत्यु किस कारण की वजह से होती है, तो वहाँ पर रक्त अल्पता या अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है। पेरिनियल क्षेत्र में दर्द, योनि और मलाशय के बीच का हिस्सा, जो योनि और मलाशय के बीच का जो हिस्सा होता है उसे पेरिनियल एरिया बोलते हैं, पेरिनियल क्षेत्र बोलते हैं। जब प्रसव ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है गर्भवती महिला का, उसमें कुछ खिंचाव हो जाता है जिसकी वजह से उसको दर्द होता है। तो क्या बोलते हैं, इसे पेरिनियल दर्द ही बोलते हैं। फिर चौथा है योनि का डिस्चार्ज। देखो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी डिस्चार्ज एक वाइट सा निकलता है जिसे बोलते हैं योनि डिस्चार्ज। तो ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि बेबी अगर बर्थ कर जा रहा है तो उसके 1 या 2 या 3 दिन तक महिलाओं के पार्ट से एक डिस्चार्ज होता है वाइट सा, उसे बोलते हैं योनि डिस्चार्ज। ठीक है, आप देखो हम आपको एक थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दे रहे हैं, बाकी आप लोग अच्छे से समझ सकती हैं, जान सकती हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका जो पद दिया है यूपी ट्रिपल एससी का, उसका मुख्य कारण यही है कि ग्रामीण दराज इलाकों में जो महिलाएं हमारी होती हैं, गर्भवती महिलाएं, उनका ख्याल रखना और उनकी पूरी जिम्मेदारी मुख्य सेविका के अंतर्गत आती है। इसीलिए ये चैप्टर आपके सिलेबस में रखा गया है, क्योंकि आपको जब जॉब लगेगी, आप जब जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप जॉब पा जाएंगी, जब कार्य कर रही होंगी, तो वहाँ पर आपको महिलाओं का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपका जब ज्वाइनिंग होगा तो वहाँ पर महिलाओं के प्रसव से लेकर उनकी सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर होती है। इसीलिए पहला चैप्टर ये भी दिया गया है कि मुख्य सेविका की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। यही जिम्मेदारियाँ होती हैं कि जो गांव में महिलाएं बर्थ करवाती हैं, यानी महिलाओं का डिलीवरी होता है, उसकी सारी जिम्मेदारी वहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और उसके ऊपर मुख्य सेविका की होती है। तो यही जिम्मेदारी होती है। जब आपको कुछ आता नहीं है तो आप वहाँ कुछ नहीं कर सकती हैं। इसीलिए आपके सारे सिलेबस में ये चीज़ दिया गया है। पहला जो दिया गया है वो सोशोलॉजी का टॉपिक रहा है, जो ग्रेजुएशन वगैरह में सोशोलॉजी टॉपिक रहा है उसके लिए। दूसरा हमारा देखो ये सिलेबस जो बटा हुआ है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक सिलेबस है जो सोशोलॉजी के डिपार्टमेंट से, दूसरा हमारा है मेडिकल डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो क्योंकि दोनों जब पढ़ेंगे तभी आप समाज में सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर, ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट जो 5 पॉइंट वो दिया है स्तन समस्याएं, जैसे स्तनों में सूजन, संक्रमण और दूध नलिकाओं का भर जाना। कभी कभी जब बेबी बर्थ करता है तो महिलाओं के जो स्तन होते हैं, ठीक है, चेस्ट जो होती है वो सूज जाती है। सूज इसलिए जाती है क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, दूध बनने लगता है और उनकी नलिकाएँ क्या होती हैं, दूध से भर जाती हैं। और कभी कभी ये नलिकाएँ क्या होता है, वहाँ पर संक्रमण भी हो जाता है। ठीक है, खुजली टाइप में होने लगता है। ये सब महिलाओं से अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो सब फील कर चुकी हैं, ऑब्जर्व कर चुकी होती हैं। फिर एक खिंचाव के निशान। कभी कभी देखा होगा जब बेबी बर्थ करता है तो जब उनका बेबी उनके पेट में होता है तो उनका पेट क्या होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है ना। ठीक है, तो स्किन क्या होती है, स्किन उनकी स्ट्रेच हो जाती है, स्किन उनकी खींच जाती है, उनकी स्किन में खिंचाव आ जाता है, फैलाव आ जाता है। ठीक है, और जब बेबी जब बर्थ करके पेट से निकल गया, डिलीवरी हो गई, उसकी नई दुनिया में आ गया, तो क्या होगा, महिला के जो पेट पे स्टिचेस होते हैं वो बने रहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अब भाई खाल बढ़ गई थी, स्किन बढ़ गई थी, अब बेबी निकल गया तो स्किन सिकुड़ेगी ना, तो उसके क्या होगा, खिंचाव के निशान बन जाते हैं। तो देखा होगा जो महिलाओं के पेट पे स्टिचेस के निशान बन जाते हैं, स्टिचेस बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं जब बेबी बर्थ कर जाता है। तो ऐसे भी ये परेशानी देखने को मिलती है। फिर बवासीर या कब्ज। कभी कभी ऐसी महिलाएँ होती हैं जिनको बवासीर, पाइल्स या कब्ज भी होता है और ये समस्या आती है तो उनको इस समस्या से जूझना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है मूत्र या मल असंयम। कभी कभी ऐसा लगता है महिलाओं को कि हाँ उनको
ऐसा फील होता है कि अभी उनको टॉयलेट आ रही है, ठीक है, जा नहीं पाती, टॉयलेट आ जाता है। तो ये कभी कभी क्या होता है, मूल या मल का असमय आना, ये भी देखने को मिलता है। फिर बाल झड़ना, कभी कभी ऐसा होता है जब बेबी बर्थ कर जाता है तो 3-4 या महीना बाद जो बाल होते हैं, जब वो दुग्ध पान कराती है अपने बेबी को तो उसके बाल गिरने लगते हैं, ऐसा देखने को मिला है। तो ये भी समस्या रहती है कि महिलाओं के बाल भी झड़ने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं। प्रसव के बाद अवसाद, कहने मतलब जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो महिलाओं को ये देखा गया है कि वो अवसाद से ग्रसित रहती हैं, टेंशन आ जाता है उनको, ठीक है, क्योंकि तमाम प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं प्रसव के बाद। जैसे खून की उनके शरीर में कमी हो गई तो क्या हो गया, वो रोगों से ग्रसित हो जाएंगी, उनके शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, वो रोगों से ग्रसित हो सकती हैं। तो इस प्रकार के तमाम अवसाद देखने को मिलते हैं। सेक्स के दौरान दर्द या असुविधा, कभी कभी ऐसा होता है उनको जो पार्टनर होता है, तो अगर बेबी बर्थ किया होता है तो हम आपको सलाह देते हैं, ये बुक में लिखा भी हुआ है कि अगर बेबी बर्थ कर चुका है, ठीक है, और डिलीवरी हो चुकी है किसी महिला की, तो उससे 3 या 4 हफ्ते ये सेक्स नहीं करना चाहिए। ये असुविधा होती है और इसमें दर्द भी महसूस होता है, इसलिए महसूस होता है क्योंकि जो लेडी का प्राइवेट पार्ट होता है उसमें क्या होता है, स्ट्रेसेस आ जाती हैं, उसकी जो वहाँ स्किन होती है वो पतली होती है, उसमें क्या होता है, खिंचाव आ जाता है, जिससे क्या होता है, दर्द फील होता है। तो ऐसी स्थिति में पार्टनर को क्या चाहिए, 3 या 4 हफ्ते तक सेक्स नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, महिलाओं को असुविधा होती है, दर्द फील होती है। तो ये भी एक समस्या रहती है। गर्भावस्था के दौरान पहले शारीरिक आकार वापस लाने में कठिनाई होती है। एक हम केस बताएं आपको, जो प्रियंका चोपड़ा, आपने नाम सुना होगा, एक एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा। उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए, मालूम उनके अगर वो अपना बॉडी फिगर मान लो बिगाड़ना नहीं चाहती थी तो उन्होंने सोरोगेसी मदर बनी। कहने मतलब वो अपना भ्रूण किसी दूसरी महिला के पेट में इंसर्ट करवा दी, डलवा दी, और उसने क्या हुआ, बेबी को बर्थ कर दिया। तो उसे हम बोलते हैं सोरोगेसी मदर। वो अपनी बॉडी फिगर ना बिगाड़ने के लिए ऐसा की, प्रियंका चोपड़ा क्या की, अपना भ्रूण किसी दूसरी महिला के पेट में क्या हुआ, भ्रूण को इंसर्ट करवा दिया और उससे बच्चा पैदा कर लिया। तो क्या हुआ, प्रियंका चोपड़ा इस चीज़ से बचना चाहती थी कि हमारे पेट में खिंचाव न बने, स्ट्रेसेस न बने, और तमाम सारी उनकी जो समस्याएं होंगी उनसे निदान पाने के लिए उन्होंने क्या किया, सरोगेसी मदर बनना सही समझा। तो आपको बता दें, गर्भावस्था के पहले शरीर आकार वापस आने में कठिनाई होती है। कहने मतलब जब जो स्ट्रेसेस बन जाते हैं उनको पुनः वापस स्थिति में आना क्या होता है, कठिनाई होती है, ऐसा देखने को मिलता है समस्या के रूप में। अब हम देखेंगे जो पॉइंट बताए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, नीचे क्या होता है थोड़ा डीपली में, जैसे आप लोग क्या होगा याद रहेगा। प्रसव के बाद रक्तस्राव, कभी कभी जो प्रसव होता है उसके बाद रक्तस्राव होता है। अब देखेंगे क्या होता है, प्रसव के तुरंत बाद थोड़ा रक्तस्राव होना तो सामान्य है, लेकिन अत्यधिक स्राव केवल 2% डिलीवरी में होता है। कहने मतलब थोड़ा बहुत रक्त निकले तो आम बात है, लेकिन कभी कभी महिलाओं के बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाता है, तो ऐसा परसेंटेज जो रहता है वो 2% रहता है। ऐसी स्थिति लंबी डिलीवरी कई बच्चों के जन्म के बाद जब गर्भाशय संक्रमित हो जाता है तब उत्पन्न होती है। कहने मतलब जब किसी महिला के 2 या 3 या 4 बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद अगर बेबी बर्थ करता है तो वहाँ पर ऐसी समस्या देखने को मिलती है। डिलीवरी के बाद गर्भाशय का ठीक से संकुचन न हो पाने पर गर्भाशय ग्रीवा योनि में चोट होने के कारण ऐसा होता है। कभी कभी योनि में जो चोट आ जाती है तो वहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। यदि रक्तस्राव प्रसव के 1 या 2 हफ्ते बाद शुरू होता है तो यह प्लेसेंटा के टुकड़ों के गर्भ में रह जाने के कारण भी हो सकता है। मैंने बोला ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्लेसेंटा होता है उसका टुकड़ा गर्भ के अंदर रह जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर इंफेक्शन हो जाता है, उससे क्या होता है, रक्तस्राव होने लगता है। यहाँ ऊतक सर्जरी द्वारा निकाल दिया जाता है और घर आने के बाद अगर आपको कोई भारी रक्तस्राव हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। कहने मतलब अगर आप बेबी का बर्थ हो गया, आपका प्रसव हो गया, तो उसके बाद आप घर चली आई और लेकिन कभी क्या होगा, घर पे आपका रक्तस्राव हो रहा है बराबर, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर से परामर्श लेना है, ठीक है। डॉक्टर आपको बताएंगे, आपको दवा देंगे तो आप उससे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अगर रक्त ज़्यादा बहेगा, आपके शरीर में ज़्यादा रक्त बन नहीं पा रहा है तो क्या होगा, आपको शारीरिक कमजोरी होगी और तमाम प्रकार की बीमारियां आपको घेर लेंगी। फिर नेक्स्ट हमारा है गर्भाशय संक्रमण, यूट्रेन इन्फेक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आमतौर पर प्लेसेंटा प्रसव के दौरान गर्भाशय से अलग हो जाती है और जन्म देने के बाद 20 मिनट योनि से बाहर कर दी जाती है। यदि प्लेसेंटा के टुकड़े गर्भाशय में रह जाते हैं तो यह संक्रमण उत्पन्न कर सकता है। मैंने बोला ना, अगर एक प्लेसेंटा, देखो पेट में एक प्लेसेंटा होती है और प्लेसेंटा की दीवार जब टूटती है तब ब्लड निकलता है, और अगर दीवार टूट गई और वह ऐसा होता है कभी कभी प्लेसेंटा की जो दीवार होती है वो गर्भाशय में रह जाती है, और जब गर्भाशय में कोई दीवार रह जाएगी, थोड़ा मांस का टुकड़ा अगर रह जाएगा तो क्या होगा, उसमें सड़न पैदा हो जाएगी, और सड़न पैदा होगी तो वहाँ इन्फेक्शन होगा, और जब इन्फेक्शन पैदा होगा तो आप अगर यूरिन बाहर कर रही
रही हैं, अगर आप टॉयलेट बाहर कर रही हैं या मूत्र विसर्जित कर रही हैं तो मूत्र की नली से भी क्या होगा, विसर्जन होगा और इस विसर्जन की वजह से आपकी किडनी में भी इन्फेक्शन हो जाएगा। देखा ना कि छोटी सी बात को लेकर कितना बड़ा इन्फेक्शन हो गया। तो इस छोटी छोटी बातों से आपको बचना है। डॉक्टर से कंसल्ट करें जब भी आपका डिलीवरी हो, तो पूर्णतः इसकी जानकारी कर लें कि प्लेसेंटा का कोई भाग, दीवार का कोई भाग अंदर प्राइवेट पार्ट के ना रहने पाए, जिससे आपको इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन सबसे बड़ी चीज़ देखने को महिलाओं में मिलती है। एक तो इन्फेक्शन और दूसरा हमारा अत्यधिक रक्तस्राव, ऐसी चीज़ देखने को मिलती हैं। फिर एक किडनी संक्रमण मैंने बोला ना कि अगर देखो इन्फेक्शन अगर मूत्र वाहिनी में इन्फेक्शन होगा, ठीक है, तो जाहिर बात एक महिला का शरीर, जैसे मान लो एक वक्र होता है, आपने ये वक्र बना पाया होगा, ऐसे वक्र बना होता है और यहाँ से हमारा मान लो बाहर आया गया। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर संक्रमण हुआ तो इससे संक्रमण अंदर भी तो जाएगा, तो ये किडनी में भी संक्रमण हो जाएगा। ठीक है, तो किडनी में भी संक्रमण हो जाता है। ऐसे देखने को मिलता है कि किडनी में भी संक्रमण देखने को मिल जाता है। जब मूत्राशय में बैक्टीरिया फैल जाते हैं तब किडनी संक्रमण होता है, जिसमें बार बार पेशाब आने के लिए जाना पड़ता है। मूत्र त्याग की तीव्र इच्छा, तेज बुखार, आमतौर पर बीमार सा महसूस होना, पीठ के निचले हिस्से का साइड में दर्द, कब्ज और पेशाब करते समय दर्द होना महसूस। कहने का मतलब है कभी कभी बैक्टीरिया जो होते हैं मूत्राशय से फैलकर किडनी में चले जाते हैं और आपको क्या होगा, बार बार पेशाब आना फील होगा, लग रहा कि हाँ अभी टॉयलेट करके आए थे, अभी हम टॉयलेट करने फिर जाएंगे। मूत्र त्याग की तीव्र इच्छा, यानी जब मूत्र विसर्जन या यूरिन करने की आपको तीव्र इच्छा जाहिर होगी, आपको बुखार आ सकता है, आपको आपके पीठ में क्या होगा, दर्द हो सकता है, आपकी कमर दर्द हो सकती है, आपको कब्ज हो सकता है। ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। छोटी सी प्रॉब्लम से कितना बड़ा इश्यू होता जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे पेरिनियल या योनि और मलदार के बीच का जगह। मैंने बताया था कि पेरिनियल क्या होता है। पेरिनियल जो होता है योनि और मलदार, यानी कि जहाँ से आप लैट्रिन करते हैं उसके ऊपर जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं पेरिनियल। दर्द, जिन महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी होती है उनमें पेरिनियल दर्द होना काफ़ी आम बात है। जिन लोगों की नॉर्मल डिलीवरी होती है, सिजेरियन नहीं होता है, कहने मतलब उनका ऑपरेशन नहीं होता है, उन महिलाओं में पेरिनियल एरिया जो होता है, ठीक है, उनमें ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इन ऊतकों में डिलीवरी के दौरान खिंचाव या चोट लग जाती है, जिसमें उनको सूजन और चोट महसूस होती है। कहने मतलब कि ऐसा होता है कि कभी इनको जब क्या होता है, उन ऊतकों में खिंचाव या चोट लग जाती है, जिनमें उनको सूजन या चोट या दर्द महसूस होता है। पेरिनियल ये एरिया होता है, योनि और मलदार के बीच का एरिया होता है और इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी चोट लग जाती है या फिर उससे सूजन आ जाती है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है वहाँ पर। अब हम देखेंगे क्या है नेक्स्ट हमारा है योनि डिस्चार्ज। मैंने बताया था कि कभी कभी जब महिलाएँ जिनका प्रसव हो जाता है या उनकी डिलीवरी हो जाती है, उनके दो तीन दिन तक उनको एक वाइट डिस्चार्ज होता है, जिसे हम योनि डिस्चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योनि डिस्चार्ज। वाइट सा एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे हम बोलते हैं योनि डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है महिलाओं में बर्थ के बाद, प्रसव के बाद 2 दिन तक ऐसा रहता है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको ज़्यादा दिन तक हो रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको निदान पा सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको दवाई देंगे, आप सही हो जाएंगे। अब देखेंगे इस पॉइंट में है क्या। प्रसव के बाद शुरुआती कई हफ्तों के लिए रक्तयुक्त और अधिक डिस्चार्ज होना सामान्य है। इस डिस्चार्ज में रक्त और प्लेसेंटा के अवशेष होते हैं और इसे लोकिया कहा जाता है। देखो ये शब्द आपको बहुत अच्छे से ध्यान है, कभी कभी आपको एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है कि लोकिया किसे कहते हैं। लोकिया ये होता है कि आपको अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, उसमें हल्का रक्त आ रहा है, चिपचिपा सा वाइट सा निकल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकिया। इसको आप याद कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। वाइट डिस्चार्ज जो होता है उसे हम लोकिया बोलते हैं। देखो प्रसव के बाद अगर आप वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सामान्य बात होती है। अगर ज़्यादा दिन तक आता है तो ये आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, स्तनों में सूजन अतिरिक्तता। कभी कभी आपको क्या होता है कि जो स्तन होते हैं उसमें क्या होता है, अतिरिक्त सूजन आ जाती है। माँ के स्तनों से पूरा दूध नहीं पी पाता, उस स्थिति में दूध सूखता नहीं है। कहने मतलब जो बेबी छोटा होता है लेकिन माँ के शरीर में दूध उतना ही बन रहा है, ठीक है, बेबी पूरा दूध नहीं पी पा रहा है, तो क्या होगा, वो दूध भर जाएगा, ठीक है, दूध का जो नलिकाएँ होंगी वो भर जाएंगी, तो सूज जाएंगी, जिससे महिलाओं को दिक्कत होगी। जो बेबी छोटा होगा, जैसे महिला के मान लीजिए कि दूध ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, लेकिन जो बेबी है पूरा दूध नहीं पी पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसके स्तनों में सूजन आ जाएगी, स्तनों के जो दूध नलिकाएं हैं वो भर जाएंगी, क्योंकि दूध सूख नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को देखने को मिलता है कि इनको दर्द होने लगता है, उनमें सूजन आ जाता है, ठीक है, इसकी अधिकता हो जाती है, तो जिस कारण कई समस्याएं पैदा होती हैं। जब दूध आपके स्तनों में आता है तो प्रसव के 2-4 दिन बाद आपके स्तन बहुत बड़े और कठोर और पीड़ादायक हो जाते हैं। इसका इलाज आप सही फिट
ब्रा पहनकर और अपने स्तनों पर बर्फ़ लगाकर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप दर्द से बचना चाहते हैं तो आप बर्फ़ से सिकाई कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि दूध ज़्यादा बन रहा है और आपके जो स्तन हैं वो कठोर और बड़े हो जाते हैं, तो इसके में बचने के लिए, दर्द से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको बर्फ़ से सिकाई करनी है। फिर है मैस्टाइटिस बोलते हैं इसे, मैस्टाइटिस क्या होता है? मैस्टाइटिस या स्तन संक्रमण होने पर आमतौर पर स्तनों में असहजता और ललिमा का अनुभव होता है। कभी कभी जो लेडीज़ महिलाएं होती है, अगर उनका स्तन बड़ा हो जाए तो उनको असहजता उत्पन्न होती है, उनको क्या होता है, ऑड फील होता है, ये बताया गया है। स्तन संक्रमण बैक्टीरिया के कारण भी होता है और सकता है उसमें संक्रमित होने पर तनाव, थकावट या निम्पल्स में दरार सी पड़ने लगती है, जिसके परिणामस्वरूप बुखार, ठंड लगना, थकान, सिर दर्द, मतली और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कहने मतलब ये समस्या आपको, अगर आपको सूजन आ गई, ठीक है, आपको दर्द हो रहा है तो आप उससे आपको बुखार भी आ सकता है, ठीक है, आपको बेचैनी भी हो सकती है, आपको थकान फील हो सकती है, तो तमाम प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। देखो हम आपको बताएं, लेडीज़ से जो होती हैं, आपकी जो जॉब है मुख्य सेविका की, ठीक है, इसमें टोटल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई की हैं, तो उनसे अच्छा ये कोई नहीं जान सकता, ठीक है, कि क्या होता है। कोई ऐसी हमारी माताएं बहनें पढ़ भी रही होंगी, जिनकी शादी भी हो सकता हो गई हो, उनकी 1-2 बेबी हो सकता है हो गया हो, तो उनसे अच्छा ये कोई फील नहीं कर सकता है। देखो हम पढ़ाने को तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन परसों क्या होता है, जो महिलाएं कर चुकी हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि क्या समस्याएं होती हैं और उसका क्या निदान करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मैं पढ़ने के तौर पर मोटा मोटा बता रहा हूँ, और अगले वीडियो में इस टॉपिक के हम क्या लेके जाएंगे, MCQ टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे। आपको अच्छे से पढ़ना है और करना है, और आपको कॉपी पेन से नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि आपको जो एग्जाम में लगेगा वो थ्योरी नहीं, आपको MCQ टाइप क्वेश्चन ही मिलेंगे देखने को। तो इससे अच्छा आप वहाँ पर उसको टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर लीजिए और लिख लीजिए और बार बार रिवीजन करते रहिए, जिससे क्या होगा, चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। नेक्स्ट क्या है, भरी हुई नलिकाएँ। भरी हुई नलिकाएँ कहने मतलब जो दूध से नलिकाएँ भर जाती हैं। इसमें क्या है, भरी हुई दूध नलिकाओं के कारण लालिमा, दर्द, सूजन या स्तन में गांठ पैदा हो सकती है। लेकिन ये ही लक्षण मैस्टाइटिस के होते हैं, लेकिन इनमें फ्लू जैसे लक्षण, स्तन संक्रमण, दरारें आदि नहीं होती हैं। भरी हुई नलिकाएँ में क्या होता है, दरारें नहीं होती हैं। इसके उपचार के लिए जब तक स्तन ना हो, लगातार स्तनों की मालिश करें। गर्म और नम पैक दर्द वाले स्थान पर कई बार लगाने से समस्या का समाधान हो सकता है। यानी बर्फ़ लगाना भी एक समस्या का समाधान हो सकता है। मैंने बोला नहीं, बवासीर और कब्ज भी एक समान समस्या देखने को मिलती है। बवासीर और कब्ज बढ़े हुए गर्भाशय और गर्भ के नीचे हिस्से की नसों में दबाव पड़ने के बढ़ जाता है। इस स्थितियों में प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद महिलाओं में होना सामान्य है। ओवर द काउंटर मिलने पर मलहम और स्प्रे के साथ खाने में फाइबर युक्त चीज़ें और तरल पदार्थ आमतौर पर कब्ज और बस्ती सूजन में कम पहुँचाता है। कहने मतलब क्या है, आपको काउंटर देने के लिए आपको कम फाइबर के स्प्रे और कम फाइबर युक्त चीज़ें खानी हैं, तरल पदार्थ खाने हैं, जिससे क्या होगा, आपको बवासीर से थोड़ा राहत मिलेगी और इससे छुटकारा मिल सकता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हमारा पॉइंट क्या है, मूत्र और मल की असमयता। इसमें क्या है, बच्चों के जन्म के बाद कुछ महिलाओं में मूत्र और मल असंयम भी हो जाता है, खासकर हंसते और खांसते समय मूत्र का अनजाने में निकास। कभी कभी ऐसे महिलाएं होती हैं जब डिलीवरी के बाद उनको थोड़ा असहज महसूस होता है मूत्र और मल त्यागने में। कभी कभी वो हंस रही होती हैं या कभी कभी खांस रही होती है, तो उनको क्या होगा, हल्का सा यूरिन डिस्चार्ज होता है और वो जान नहीं पाती हैं। तो इससे बोलता है ये भी एक समस्या देखने को मिलती है। आमतौर पर गर्भावस्था और प्रसव के दौरान मूत्राशय के खिंचाव के कारण होता है। ये जब प्रॉब्लम होती है, ये गर्भावस्था में खिंचाव के प्रसव के दौरान मूत्राशय में खिंचाव के कारण होता है। ये जो समस्या होती है, ये गर्भाशय में खिंचाव और प्रसव के दौरान मूत्राशय में खिंचाव के कारण होता है, ठीक है। महिलाएं कभी हंस रही हैं तेज़ से, या महिलाएं कभी खांस देती हैं या खांसी आ जाती है, तो उनको थोड़ा सा यूरिन डिस्चार्ज होता जाता है, वो जान नहीं पाती हैं, ठीक है। ऐसे में क्या उनको असहज फील होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाल झड़ना। देखो डिलीवरी के बाद जब आपका बच्चा 6 महीने का हो जाता है, तब आपके बाल की चमक कम हो जाती है, साथ साथ अधिक बाल झड़ने लगते हैं। जब बेबी आपका 6 मंथ का हो जाता है और आप अगर स्तनपान करवा रही हैं, आप उसको दूध पिला रही हैं, तो क्या होगा, आपके बालों की चमक कम हो जाती है, क्योंकि भाई शरीर की कुछ तो ऊर्जा बेबी ले रहा है ना, तो आपके शरीर को बालों को पूर्णतः ऊर्जा नहीं मिल पाती, जिससे आपके बाल गिरने लगते हैं। देखो सबसे पहले मदर को एक बात ज़रूरी होती है कि जो स्वस्थ मदर होगी तो उसको सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आएंगे ही नहीं। जब मदर को स्वस्थ नहीं है, मदर के शरीर में ऊर्जा नहीं है, मदर का शरीर पूरा रूप से विकसित नहीं हो पा रहा है, तो उसकी स्थिति में क्या होगा, उसके बाल भी गिरेंगे, उसके थकान भी आएगी, उसको गुस्सा भी आएगी, क्या होगा, और उसके हाथ पैर में दर्द भी होगा। इस तमाम प्रकार की बीमारियां देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर मदर स्वस्थ है, अगर मदर के अंदर बहुत ऊर्जा है, तो क्या होगा, वो गुस्सा नहीं करेगी, ना थकेगी और ना ही कोई दूसरा
प्रकार की परेशानी होने वाली है। तो सबसे अच्छा एक काम है कि अगर बेबी का बर्थ हो रहा है, अगर महिला का प्रसव हो रहा है, तो वहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, ऊर्जा देनी चाहिए, उसको खान पान का ध्यान रखना चाहिए, उसे बात करनी चाहिए, क्या दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है, तो बात करने से आधी दर्द तो ऐसे ही दूर हो जाता है। महिलाओं से आप प्यार से बात कर लिए तो उनका आधा दर्द ऐसे ही दूर हो जाता है, हमारा मानना है। ठीक है। डिलीवरी के कई महीनों बाद जब स्तनपान कराना कम समाप्त हो जाता है तो कई महिलाओं के बाल झड़ने से डरने से डर लगता है, वो क्योंकि वो अधिक मात्रा में झड़ते हैं। क्योंकि बाल देखो महिलाओं के अधिक इसलिए झड़ते हैं क्योंकि जो शरीर में ऊर्जा बननी है वो शरीर की ऊर्जा आधी ऊर्जा मान लो दूध बनने में चली जा रही है तो बालों को ऊर्जा नहीं मिल पाती है, तो बाल क्या होता है, झड़ने लगते हैं, बाल टूटने लगते हैं और बालों की चमक कम पड़ जाती है, ऐसा देखने को मिलता है। तो ये प्रकार की एक समस्या भी है बाल झड़ना। अगर कंटिन्यू बाल गिरते रहेंगे तो क्या होगा, थोड़ा गंजी टाइप में हो सकती हैं, ऐसा नहीं है लेकिन थोड़े बहुत बाल गिरते हैं। ठीक है, मैंने मजाक टाइप में ऐसा बोल दिया लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। ठीक है। डिलीवरी के बाद डिप्रेशन, कभी कभी ऐसा होता है जो माँ होती हैं वो डिप्रेस हो जाती हैं कि मेरा बेबी है, कभी उसका वेट कम होता है, कभी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो माँ होती हैं वो डिप्रेस होने लगती हैं। इसमें क्या है, हार्मोनों के स्तर में परिवर्तन, नवजात शिशु की देखभाल करने की नई जिम्मेदारी। अब बेबी बर्थ हो गया तो उनकी जिम्मेदारी भी उनके कंधे पे आ गई, उसका सुबह पोटी साफ करना है। ठीक है, उनका कुल देखभाल करना, नहलाना है, कपड़े धुलना है, तो सारी जो एक प्रकार की जिम्मेदारी होती हैं वो महिलाओं के ऊपर रहती हैं। तो महिलाएं क्या होती हैं, वो परेशान होने लगती हैं, डिप्रेस होने लगती हैं। ठीक है, कई कारण कई महिलाओं को चिंता गुस्से का सामना करना पड़ता है। कभी कभी महिलाएं गुस्सा करते हैं कि लो अभी नहलाया था अभी गंदा हो गया, ठीक है, अभी नहलाए थे अभी पोटी कर दिया। तो ये प्रकार की जो उनको देखने को मिलता है तो उनको गुस्सा आती है और डिप्रेस हो जाती हैं। अधिकतर ये मनदशा हल्का डिप्रेशन कई दिनों तक सप्ताह तक चलता है। यह स्थिति आमतौर पर प्रसव के 3 महीने बाद स्पष्ट हो जाती है। मतलब पहले जब बेबी बर्थ होगा तो बहुत लाड़ प्यार करेगी माँ, उसका बहुत ख्याल करेगी। 2-3 महीने का होगा तो कम होगा, फिर 4-5 महीने का थोड़ा और कम लाड़ प्यार हो जाएगा, 1 साल का होगा थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। कहने का मतलब जब नया नया बेबी होता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार से उससे पेश आते हैं, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो करने पड़ता है तो मम्मी को खलने लगता है। मम्मी को थोड़ा गुस्सा भी आता है कि हाँ अभी रूम साफ़ किए थे अभी गंदा कर दिया। तो ऐसा क्या होता है, गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है, लेकिन माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है कि माँ इतना दर्द झेल कर आपको दुनिया में लेकर आई, तो उसका समय ख्याल रखना चाहिए। फिर है जो अगला पॉइंट है, सेक्स के दौरान असुविधा। डिलीवरी के बाद जब आपका शरीर और भावनात्मक रूप से सहज महसूस करने लगे तो आप सेक्स कर सकती हैं। कहने का मतलब कि देखो ये एक आम बात है कि मतलब किसी माँ का प्रसव हुआ है, किसी मदर का प्रसव हुआ है तो उसको हमारा मानना है कि 3 से 4 हफ्ते तक सेक्स नहीं करना चाहिए। उसके पार्टनर उसको सहज कर रखे, क्योंकि भाई नया नया प्रसव हुआ है तो उसके जो गर्भाशय में हो उसका क्या खिंचाव हो और चोट हो सकती हो और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पर सेक्स करने से दर्द होगा, असहज महसूस होगा। नॉर्मल डिलीवरी के बाद यानी योनि ऊतक को फ्लूइड टच ठीक होने तक सेक्स ना करें। कहने का मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वहाँ पर ऊतक क्या होते हैं, थोड़ा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो जब तक वो ठीक ना हो जाएं तब तक सेक्स नहीं करना चाहिए। आम तौर पर डॉक्टर प्रसव के बाद 4 हफ्तों तक संभोग ना करने की सलाह देते हैं। जो डॉक्टर होते हैं तो क्या होते हैं, 4 हफ्तों तक संभोग ना करें ऐसा देखने को मिलता है, सलाह देते हैं डॉक्टर लोग। सिजेरियन डिलीवरी के बाद भी आपको डॉक्टर सलाह कम से कम 6 हफ्ते का इंतजार करना चाहिए। कहने का मतलब अगर किसी मदर का ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, सिजेरियन से बच्चा हुआ है तो वहाँ पर संभोग जो होता है वो 6 हफ्ता तक नहीं करना चाहिए, यानी 42 दिन तक नहीं करना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। ठीक है, ऐसा करेंगे कि उसको दर्द फील होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, गर्भावस्था से पूर्व आकार को पुनः प्राप्त करना। कहने मतलब कभी कभी होता है गर्भावस्था में आकार को पुनः प्राप्त करना। मान लो कि अगर कोई बेबी प्रेग्नेंट कोई मदर है, प्रेग्नेंट हुई तो उसका पेट क्या होगा, थोड़ा फूल जाता है तो उसका स्किन जो होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, खिंचाव आ जाता है, तो इसकी क्या होता है, स्किन जो खिंच जाती है। अगर बेबी बर्थ कर गया, बेबी पेट से बाहर निकल गया तो क्या होगा, जो उसकी स्किन थी वो खिंच चुकी थी तो उसको वापस आने में थोड़ा टाइम लगता है और पुनः प्राप्त करने में क्या होता है, उसको असहज फील होता है और उसके स्ट्रेसेस जो होते हैं पेट पे बन जाते हैं। गर्भधारण के वजन कम करने पर कम हुई ऊर्जा वापस लाने, तनाव दूर करने और मांसपेशियों में ताकत लाने का सबसे अच्छा तरीका व्यायाम है। और कहने का मतलब अगर तुम चाहती हो कि हाँ स्ट्रेस दूर हो जाएं तो इससे अच्छा है तनाव दूर हो जाए, आपको सही में ऊर्जा मिले, सबसे अच्छा उपाय है आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। डेली आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। देखो जिसको भी स्वस्थ रहना है एक्सरसाइज मस्ट है। एक्सरसाइज जब करेंगे, व्यायाम करेंगे तो आपका शरीर ऑटोमेटिक ऊर्जावान होगा और तमाम प्रकार की बीमारियां जो शारीरिक होंगी वो आपको आपके पास नहीं आएंगे। तो एक प्रकार का व्यायाम जो होता है वो भी एक बहुत हेल्पफुल माना जाता है।
जब तक आपकी सिजेरियन डिलीवरी गर्भावस्था में जटिल यादों की संभावना ना हो तब तक आप व्यायाम कर सकती हैं। कहने का मतलब अगर ऑपरेशन आपका हुआ है तो ऐसा नहीं कि ऑपरेशन आपका हुआ तब आप व्यायाम करने लगें। जब ऑपरेशन ठीक हो जाए पूर्णतया 42 से 50 दिन तक, उसके बाद आप व्यायाम कर सकती हैं। यदि आप गर्भावस्था के दौरान आपके पहले व्यायाम करती हैं तो आपको प्रसव के बाद फिटनेस का जरूर ध्यान रखना होगा और आपको व्यायाम जरूर करेंगे, लेकिन तुरंत एक्सरसाइज जैसे कदम आदि। कहने का मतलब कि अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो अभी आपको क्या करना है, व्यायाम करना है, जिससे क्या होगा, आपका शरीर ऊर्जावान होगा। अब हम देखेंगे डिलीवरी के बाद तनाव दूर करने के क्या उपाय होते हैं, कौन कौन से उपाय होते हैं। अब इसमें आराम करें। देखो कभी कभी आपको तनाव फील होता है, ठीक है, आपको गुस्सा आती है डिलीवरी के बाद कि मेरा बॉडी फिगर गड़बड़ हो गया, तमाम तरह की गुस्सा आती है। तो उस तनाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए, पहला जो ऑप्शन है आराम करना चाहिए। डिलीवरी के बाद आप जितना हो सके आराम करें। अगर बच्चों की देखभाल करने के कारण आपको आराम नहीं मिलता तो बच्चों के सोने के दौरान आप भी सोएं और खूब आराम करें, ज़्यादा काम ना करें। करने मतलब आपकी डिलीवरी हुई है तो क्या करें, आप बड़े आराम से करें। बच्चा अगर जग रहा है तो आप जगें, अगर बच्चा सो रहा है तो आप सो जाएं। आप यदि जब आराम करेंगे तो आपका क्या होगा, आपकी समस्याएं जो होंगी वो दूर हो जाएंगी। मन को शांत रखें। डिप्रेशन में आपको मन को शांत रखना होगा, आप ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, डॉक्टर की निगरानी में व्यायाम करें, प्राणायाम करें, इससे आपके मन को शांति मिलेगी। ठीक है, अब कभी कभी महिलाएं जो होती हैं अवसाद से ग्रसित हो जाती हैं प्रसव के बाद, उनका मन जो होता है वो ग्रसित हो जाता है, ठीक है, उनको टेंशन हो जाती है। तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है परिवार का सहयोग। देखो सबसे बड़ा ये मेन फैक्टर होता है, ठीक है, लेडी को क्या चाहिए, परिवार में सहयोग चाहिए, ठीक है, सास ससुर से उसका प्यार चाहिए, हस्बैंड से उसको प्यार चाहिए। सबसे मेन प्रॉब्लम है, अगर प्यार मिल जाएगा ना तो उसको सबको सारी प्रॉब्लम उसको दूर हो जाएंगी। इसमें है डिलीवरी के बाद तनाव में परिवार का सहयोग काफ़ी मायने रखता है। ऐसे समय ज़रूरी है कि परिवार आपके साथ हो, भावनात्मक रूप से आपका पूरी तरह साथ दे। परिवार का साथ पति के साथ आपको इस समस्या से जल्द बाहर निकालने में मदद करेगा। ऐसे जो होता है आपका परिवार निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारी है अपनी समस्या को शेयर करें। आपके पास जो मतलब किसी मदर की किसी महिला की अगर प्रसव हुआ है तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो अपने पार्टनर से उसकी बात शेयर करना चाहिए कि हाँ हमको ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या होगा, वो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम को समझेगा और सुनेगा और उसका निदान करेगा। आप जो भी महसूस कर रहे हैं उसको अपने मन में रखकर अंदर ही अंदर घुटे ना। कहने मतलब लेडीज जो होती हैं कभी कभी बात को अंदर छिपाए रहती हैं और घुट घुट कर जीती रहती हैं और टेंशन में हमेशा रहती हैं। सबसे अच्छा काम है कि टेंशन में ना रहें। अगर टेंशन में रहेंगी तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपको खाना नहीं अच्छा लगेगा। जब खाना नहीं खाएंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा नहीं आएगी, जब ऊर्जा नहीं आएगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे, और जब काम नहीं कर पाएंगे फिर वही अंततः आपको टेंशन होगी। अपनी समस्याओं घरवालों के साथ, पति के साथ शेयर करें, जिससे आपकी अच्छा महसूस होगा, ठीक है। अपनी समस्या जो घरवालों के साथ शेयर करें, पति के साथ शेयर करें तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं सकारात्मक सोच बनाए रखें। देखो सकारात्मक सोच भी बनाए रखें, इससे बहुत मेन फैक्टर होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि कोई भी समस्या आपके लिए नहीं आती, इसलिए आपको सोच सकारात्मक बनाएं और सही सोचें कि जल्दी सवेरे सब ठीक हो जाएगा। मतलब आपको जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। हर समस्या का सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो आप समस्या को रख के उसका अच्छे से निदान करेंगे और आपका समस्या सॉल्व हो जाएगा। मन में दबाकर घुटे ही ना बार बार, ठीक है। फिर हम देखेंगे प्रसव के बाद खाने वाली चीज़ें। मान लो कोई महिला का प्रसव हो गया, ठीक है, उसकी डिलीवरी हो गई, उसका बेबी बर्थ कर गया तो उसके शरीर में कमजोरी आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, उस कुछ चीज़ें जो होनी, संतुलित आहार लेना चाहिए, संतुलित मात्रा में आहार लेना चाहिए, पौष्टिक पदार्थ लेना चाहिए, अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ खाना चाहिए, जिससे क्या हो, उसके शरीर में ऊर्जा है और उसका जो रक्त उसका शरीर है उसमें ऊर्जा है और उसकी बीमारियां जो हों वो भी दूर हो जाएंगी। अब देखेंगे हम कौन कौन चीज़ें जो प्रसव के बाद खानी चाहिए। जो हमारा है कम फैट वाली डेयरी उत्पाद। कहने मतलब जो डेयरी उत्पाद होते हैं, मान लीजिए आप डेयरी उत्पाद ये हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, हाँ, इस प्रकार के जो दूध से बनने वाले सामान होती हैं उन्हें हम डेयरी उत्पाद बोलते हैं। और हम वो उत्पाद खाएं जिसमें फ़ैट कम हो, जिसमें वसा कम हो, ऐसे उत्पाद लेना चाहिए प्रसव के बाद। फिर देखते हैं दाल। कहने मतलब दाल खाएं आप, दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। अरहर की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, ठीक है, और मूंग की दाल हो गई। इसका आप सेवन करेंगे तो आपको क्या होगा, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, जिससे क्या होगा, आपका शरीर ऊर्जावान होगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे फलियाँ। फलियाँ में क्या होता है, देखो फलियाँ होती हैं जो सेम की फलियाँ होती हैं, उसका दाना जो होता है, राजमा की फलियाँ होती हैं, तो इसको भी खाने से आपको प्रोटीन मिलती है। फिर हरी सब्जियाँ। देखो सबसे बड़ा मेन फैक्टर, कुछ भी आपको शरीर में खाना है तो आप सबसे मस्ट है आप हरी सब्जी खाएं, आपको बहुत ऊर्जावान मिलेगी, आपको शरीर को बहुत फ़ायदा करेगा।
फिर संतरे या फल। विटामिन सी का जो देखो आपको अगर आपको रोगों से बचना है तो आप विटामिन सी लीजिए या मौसम्मी का जूस पीजिए। तमाम प्रकार की विटामिन सी होती हैं वो शरीर में क्या होती हैं, रोगों से रक्षा करती हैं हमारी, और जो हमारा प्रतिरक्षा अंग है उसको प्रभावित ना करके हमारे शरीर को जो बाहर संक्रमण होते हैं उनसे हमारी रक्षा करती हैं। ठीक है, जो हमारे संतरे होते हैं विटामिन सी होते हैं, ये हमारे जो बाह्य संक्रमण होती हैं, यानी कहने का मतलब जो बाह्य संक्रमण वाले तत्व होते हैं, बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं, इनसे हमारी रक्षा करती हैं। ठीक है, तो विटामिन सी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। विटामिन शरीर जो होती है हमारे शरीर में स्टोर नहीं होने पाती है। ये जो विटामिन शरीर है, हम रात को अगर नींबू खाएं तो हमारा सुबह यूरिन के द्वारा निकल जाएगा। ऐसी विटामिन है जो हमारे शरीर में क्या होती है, स्टोर नहीं होती है। फिर गेहूं की रोटी खाना चाहिए। देखो गेहूं की रोटी में कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो परसों के दौरान क्या चाहिए आपको, शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है, तो वहाँ पर आपको गेहूं की रोटी बहुत फ़ायदा करेगी। फिर जो लोग नॉनवेज होते हैं वो अंडे या मीट का सेवन भी कर सकते हैं। फिर पानी खूब पिएँ। पानी खूब पीने से क्या होगा, आपका बार बार यूरिन आएगा तो आपका पेट साफ रहेगा, आपके पास संक्रमण नहीं हो पाएगा, ना तो किडनी का संक्रमण हो जाएगा, ना तो मूत्र मार्ग का संक्रमण होने पाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हल्दी। हल्दी कभी कभी होता है दूध में हल्दी डालने से क्या होता, आपकी जो क्या होता है शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होती है। हल्दी का दूध पीने से आपकी हड्डी मजबूत होंगी। ठीक है, आपको कहीं पे दर्द नहीं होगा, न तो मांसपेशियों में दर्द होगा, न कहीं पे दर्द होगा। फिर अदरक का चूर्ण पीने से, अदरक का चूर्ण भी चाय में डाल के पी सकते हैं। ठीक है, एक अजवाइन आता है, अजवाइन जो होता है वो तेल में डालकर तेल की मालिश करने से आपके शरीर की जो दर्द होती है वो दूर हो जाती है। फिर बादाम, देखो आपको ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, ऐसी चीज़ खा सकते हैं जिससे क्या होगा आपके शरीर की ताकत आएगी। तो प्रसव के बाद सबसे ज़्यादा सही महिलाओं को क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके शरीर से ब्लड निकल चुका होता है तमाम सारा। तो क्या होता है उसके शरीर में, उसको सबसे ज़्यादा प्रसव के बाद ऊर्जा की आवश्यकता होती है, डिलीवरी के बाद ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको ख्याल की आवश्यकता है। तो इन चीज़ों का सेवन करने से उसके शरीर में ऊर्जा आएगी। ठीक है, तमाम प्रकार की ऊर्जा आएंगी तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, तो दूध अच्छे से बनेगा, तो बेबी का भी ख्याल अच्छे से रहेगा। जब माँ बीमार होगी तो बेबी भी बीमार हो जाएगा। ठीक है, जब माँ स्वस्थ होगी तो बेबी भी स्वस्थ होगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा रहा, इस वीडियो के हम MCQ टाइप क्वेश्चन 50 लेकर आएंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। और हम सारे वीडियो को सारा सिलेबस लगभग धीरे धीरे कवर अप हो रहा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आपको वहाँ पर सारे वीडियो प्लेलिस्ट में एक लाइन से मिल जाएंगे। आप उसको पढ़ लीजिए, कर लीजिए और अच्छे से कॉपी नोट पर बनाकर लिख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।